सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 वसंत भाग 3 कक्षा 8 में जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 3 उसके पाठ 6 भगवान के डाकिए जो रामधारी सिंह जी दिनकर द्वारा लिखित एक कविता है। इस कविता का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, इस पाठ का हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह आपका अपनी इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भगवान के डाकिए, जैसा कि आप समझते हैं डाकिया क्या होता है? जो एक संदेश को दूसरे स्थान पर ले जाता है, एक स्थान से संदेश को दूसरे स्थान पर ले जाता है। हमारा कोई भी संदेश हो, किसी भी माध्यम से हमने भेजा हो, स्पीड पोस्ट, किसी पास सामान्य अंतर्देशीय पत्र, किसी भी माध्यम से हमने जो संदेश भेजा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विश्व के हर कोने में, देश के हर कोने में, समाज के हर कोने में, प्रांत के हर कोने में पहुंचाता है, वो होता है डाकिया। तो वो तो हमारे संदेशों को पहुंचाता है, परंतु भगवान के संदेश जो है उनको पहुंचाने वाले कौन कौन हैं वो इस पाठ के अंदर बताया गया। जो भगवान के डाकी हैं, जो भगवान के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, वो कौन है वो इस पाठ के अंदर बताया है। तो आइए चलिए पाठ का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम पाठ परिचय। तो इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि भगवान पक्षी और बादलों, देखो पक्षी और बादलों को इसमें डाकिया बताया गया। पक्षी और बादलों के द्वारा पेड़ पौधों पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। किसके लिए भेजते हैं? पेड़ पौधों के लिए, पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। किसके माध्यम से? पक्षी और बादलों के माध्यम से। तो ये दोनों क्या है? डाकी हैं। ठीक है। बादलों के द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुखद संदेश लाता है, सुख देने वाला संदेश लाता है। किन के लिए? पेड़ पौधों के लिए, पहाड़ों के लिए, क्योंकि बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और बरसते हैं। ठीक है। एक देश से दूसरे देश के लिए जाते हैं और वहाँ जाके बरसते हैं। तो बरसाया हुआ जल, बादलों के द्वारा बरसाया हुआ जल सुखद संदेश लाता है। पेड़ पौधों के लिए भी अच्छा होता है, पहाड़ों के लिए भी अच्छा होता है, जंगल हरे भरे हो जाते हैं। तो बादलों के द्वारा भगवान अपना संदेश एक देश से दूसरे जगह पर पहुंचाता है और पेड़ पौधों और पहाड़ों के लिए अच्छा संदेश, सुख देने वाला संदेश पहुंचाता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं। कवि क्या कह रहे हैं? कवि बोल रहे हैं कि पूरा विश्व एक है, क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फर्क नहीं किया। यहाँ पर बहुत अच्छी बात बोली है कि हम लोग दो देशों के बीच में फ़र्क कर सकते हैं, बॉर्डर बना करके उन दोनों में फ़र्क कर सकते हैं, परंतु प्रकृति ने दो देशों के बीच में कभी फ़र्क नहीं किया। क्योंकि पक्षी जो है आकाश में उड़ते हुए ये नहीं देखते कि भारत में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी देश में जा सकते हैं। बादल सामान्य प्रक्रिया है, साइंटिफिक है कि वाष्प बनकर जो बादल बनता है, पानी वाष्प बनकर जो बादल बनता है, तो वो ये नहीं देखता है कि मुझे कहाँ बरसना है। वो बादल बना भारत में और वो कहीं दूसरे देश में भी जाके बरस सकता है। तो प्रकृति ने कभी दो देशों के बीच में फ़र्क नहीं किया है। वे कहते हैं कि एक देश से दूसरे देश को जाती सुगंध को कोई बांध नहीं सकता। जो खुशबू है, जो खुशबू एक देश से दूसरे देश के लिए जा रही है, उसे कोई बांध नहीं सकता है। तो ये तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने दो देशों के बीच में कभी फ़र्क नहीं किया। तो आइए कविता का अध्ययन करते हैं। इस कविता के इस पद्यांश के साथ यहाँ पर इसके कठिन शब्द भी हैं। ठीक है। डाकिए, ये डाकिए जो है इसका मतलब होता है संदेश देने वाला। महादेश, देश, कंट्री, विशाल देश। ठीक है। चिट्ठियाँ, लेटर, और यहाँ पर दिया बाँचते हैं, बाँचते का मतलब पढ़ते हैं। ठीक है। तो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है। देखो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकी हैं। तो पक्षी और बादल, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकी हैं जो एक जगह से संदेश दूसरी जगह पहुँचाते हैं। पक्षी अपने द्वारा, पक्षियों का जब मौसम आता है वो एक देश से दूसरे देश के लिए जाते हैं, तो उस देश की खुशबू वो दूसरे देश में लेकर जाते हैं। ठीक है। उनको कोई रोक नहीं सकता, कोई बॉर्डर, कोई सीमा उनको रोक नहीं सकती। बादल जो भी एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, घूमते रहते हैं। अब ये जो संदेश ला रहे हैं, ये बादल वगैरह जो संदेश ला रहे हैं, बादल पक्षी जो संदेश ला रहे हैं, इसको हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, परंतु उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ, जो लेटर वो ला रहे हैं, जो संदेश वो ला रहे हैं, उनको कौन समझ पाता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। ठीक है। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। पक्षी आते हैं, पेड़ पौधों पर बैठते हैं। बादल आते हैं, बरसते हैं, तो पेड़ पौधे फलते फूलते हैं, जंगल हरे भरे होते हैं, नदियाँ कल कल करके बहने लगती हैं। ठीक है। तो ये पक्षी और बादल है। इस पाठ में, इस कविता में रामधारी सिंह जी दिनकर ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया कहा है जो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं।
अपना संदेश पहुंचाते हैं। और उनके संदेश को कौन पढ़ पाता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। ये आपको ध्यान रखना कि डाकिया कौन है? डाकिया है पक्षी और बादल। जब आपके प्रश्न उत्तर आएंगे तो उसमें ये चीज़ अवश्य होगी कि डाकिया कौन है? पक्षी और बादल। और उनकी चिट्ठियों को पक्षी और बादल जो संदेश ला रहे हैं उनको कौन पढ़ पा रहे हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। तो दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम इसकी विस्तृत व्याख्या। तो पक्षी, बादल, हवा, इन्हें कोई भी बांध कर नहीं रख सकता है। यह एक देश से दूसरे देश में ऐसे एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं और एक तरह से वहाँ का संदेश लेकर आते हैं। पक्षी, बादल, हवा, इनको कोई बांध कर नहीं रख सकता है। हम तो उनकी भाषा को नहीं समझ सकते क्योंकि एक देश से दूसरी देश में बहती हुई हवा को सिर्फ महसूस की जा सकती है। जो हवा आती है हम उसको महसूस कर सकते हैं, परंतु उसके द्वारा जो संदेश लाया जा रहा है उसको हम नहीं समझ पाते हैं। उनके द्वारा लाए गए ये जो पत्र हैं वो कौन पढ़ पाता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ सब अपने तरीके से कहकर सुनाते हैं। जैसे एक देश का पानी, देखो बहुत अच्छी बात बोली, एक देश का पानी दरिया बनकर बहता है तो दूसरे देश तक भी पहुंचता है। आपने देखा होगा बहुत सारी नदियां हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र है, चाइना से लेकर भारत में होती, बांग्लादेश तक जाती है, फिर समुद्र में मिल जाती है। तो वो नदी का जो पानी है वह ये नहीं देख रहा है कि कहाँ पर सीमा है, कहाँ पर बॉर्डर है। वह एक देश से दूसरे देश में पहुँच रहा है और पहाड़ों के रास्ते होते हुए पहुँच रहा है। तो ये प्रकृति का एक अनोखा दृश्य होता है। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। अब ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जो प्रकृति है, उन्हें हम दूर से ही नजर आते हैं, ऐसा लगता है। अब वो पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे वो पहाड़ भारत के जो पहाड़ है वो झांक करके दूसरे देश में, पाकिस्तान में देख रहे हैं, चाइना में देख रहे हैं। तो ये एक देश से दूसरे देश में झांकते हुए नजर आ रहे हैं। कौन? पहाड़। इसी तरह पेड़ पौधे जब फूलों से भर जाते हैं तो एक नई महक पैदा करते हैं। पेड़ पौधे जब फूलों से भर जाते हैं तो एक नई महक, नई सुगंध, नई खुशबू पैदा करते हैं। और वह खुशबू किसी भी बंधन के बिना आज़ादी से बहती है और अपनी खुशबू फैलाती है। एक देश से दूसरे देश को जाती है, खुशबू फैलाती है। तो पक्षी, हवा, बादल, ये जो प्रकृति के तत्व हैं इनको हम रोक नहीं सकते, इनको हम बांध नहीं सकते हैं। और ये अपना संदेश एक देश से दूसरे देश पर ले जाते हैं। अपनी खुशबू, अपना पानी, ठीक है, अपना प्राकृतिक आवरण एक देश से दूसरे देश तक फैलाते हैं। तो इनको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पद्यांश, इसके कठिन शब्द ये हैं। केवल, सिर्फ, आकत, आंकते हैं, ये आंकना, यहाँ पर होता है आंकना। आंकना का मतलब होता है अनुमान। ठीक है, धरती, पृथ्वी, सुगंध, खुशबू, सौरभ, खुशबू, पाँखों, पंख, विंग्स, तीरता, तैरता है, भाप, वाष्प। देखो अब है कि पक्षी और बादल है, एक देश से दूसरे देश में संदेश लेकर जा रहे हैं। उसके बाद क्या है? हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है, अब देखो इसमें कवि क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल इतना अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, वह खुशबू आ रही है, हवा आ रही है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो सिर्फ हम इतना अनुमान उसमें लगा सकते हैं कि यह एक देश की धरती की खुशबू दूसरे देश में आ रही है, यह हवा आ रही है। ठीक है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, परंतु ये जो प्रकृति, पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, ये इस चीज़ को अच्छे से महसूस कर पाते हैं। और वह सौरभ जो सुगंध है, दूसरे देश की सुगंध, जिसको सिर्फ हम अनुमान लगा पा रहे हैं कि सुगंध है, हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। वह हवा में उड़ती हुई हमारे पास आती है और पक्षियों की पंखों पर वो तैरती है। पक्षियों के पंखों पर वो खुशबू सवार होकर एक देश से दूसरे देश में जाती है। ठीक है, इसीलिए पक्षी को इसमें डाकिया कहा है कि वो खुशबू को भी एक देश से दूसरे देश में लेकर जा रहा है अपने पंखों पर। तो हम तो सिर्फ ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेज रही है, परंतु वो आ कैसे रही है? हवा में तैरते हुए आ रही है, पक्षियों के पंखों पर तैरती हुई आ रही है। ठीक है, एक देश का भाप, देखो भाप, वाष्प, ठीक है, सूर्य की गर्मी से जो पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है, ठीक है, वो बादल बन जाता है और फिर वह दूसरे देश में जाकर पानी बनकर वहां पर गिरता है। तो दूसरे देश को लाभ पहुंचाता है, दूसरे देश की प्रकृति को, पहाड़ों को, नदियों को वो लाभ पहुंचाता है। ठीक है, तो आइए इस पद्यांश की व्याख्या देखते हैं।
कवि कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है। ठीक है, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम तो सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हवा बहती है पक्षी एक देश से दूसरे देश को जा रहे हैं, हम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सक रहे हैं। हम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बादल बरसते हैं। ठीक है, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, परंतु है क्या, एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध अर्थात खुशबू भेज रही है और यही हवा के द्वारा खुशबू चारों तरफ फैलती है। कुछ पक्षी अपने साथ इस खुशबू को लेकर चलते हैं, कुछ हवा में इधर उधर बहकर निकल देती। हम तो सिर्फ हवा का खुशबू का अंदाजा ही लगा सकते हैं, परंतु ये आग कैसे हवा में फैलती हुई आ रही है, पक्षियों की पंखों पर सवार होकर आ रही है। ठीक है, कवि ने कितने ही सुंदर कल्पना की, कवि ने कितनी ही सुंदर कल्पना की है और सच्चाई भी है जो हमारे प्रकृति में विद्यमान है, जो कि ईश्वर की बहुत बड़ी देन है कि बादल, हवा, पेड़, पक्षी एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश को लेकर जाते हैं और वही इस संदेश को समझ पाते हैं। और इस चीज़ का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हम तो इन सब चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, हम इनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि एक देश से दूसरी जगह पर कैसे जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ये चीज़ें आ रही हैं। एक देश का पानी वाष्प के रूप में दूसरे देश में वर्षा बनकर जो बिखरता है, बरसता है, वो बहुत ही अनोखा दृश्य है। ठीक है, एक देश के यहाँ जैसे सूर्य की गर्मी से जो पानी भाप बनकर उड़ा, वो दूसरे देश में जाकर पानी बनकर बह रहा है। ठीक है, जंगलों को हरे भरे कर रहा है, नदियों को पानी से परिपूर्ण कर रहा है। ठीक है, ये बहुत ही प्रकृति का अनोखा दृश्य। इसे ही कवि ने कहा है कि एक जगह की जो खुशबू है, जो पानी है, दूसरे देश में जाकर बरसता है और हमारा संदेश वहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस पाठ में कवि ने प्रकृति के अनोखे दृश्य का वर्णन किया है, जिसके सिर्फ हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। गहरी सोच, गूढ़ सोच के साथ प्रकृति का महत्व कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि ये जो सीमाएं हैं, ये सिर्फ मानव के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं। मानव ने अपने स्वार्थ के लिए सीमाओं का निर्धारण किया है, परंतु प्रकृति के लिए इन सीमाओं के कोई मायने नहीं है। प्रकृति अपनी खुशबू, अपना पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती रहती है। एक देश की जो खुशबू है वो पक्षियों के माध्यम से हवा में तैरती हुई दूसरे देश में जाती है। एक देश का पानी वो दूसरे देश में जाकर बरसता है। तो ये बहुत ही अनोखा दृश्य प्रकृति का होता है। प्रकृति किसी के बंधनों में बंधी हुई नहीं है। कवि इसमें वसुदेव कुटुंबकम इस सूक्ति को सार्थक साबित कर रहे हैं कि पृथ्वी ही हमारा परिवार है। कोई सीमा प्रकृति को नहीं रोक सकती है, सीमाएं केवल दिखावे के लिए। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन, आपका दिन मंगलमय हो।